everyone, this is Sri Krishna Bhujani and yes, welcome back to this amazing GST Express batch जिसमें आज का हमारा चैप्टर होने वाला है रजिस्ट्रेशन, which is a quite important chapter because रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस आपको पता होने ज़रूरी है। एक बेस क्रिएट करता है, चाहे वो आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, आईटीसी पढ़ो, कंपोजिशन लेवी पढ़ो, आरसीएम पढ़ो, यू नीड टू नो अबाउट दिस रजिस्ट्रेशन। ओके, सो हम अभी पूरा ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का, एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप इसके पहले के जो मेरे रिवीजन वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो बिल्कुल आप लोग रेफर कर सकते हो। आपको पक्का से बहुत हेल्प होगी जीएसटी के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करने में, अलॉन्ग विथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको आई बटन में शेयर कर देती हूँ, सो आप लोग ये चैप्टर रेफर करने के बाद यू कैन वॉच द अदर चैप्टर्स ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन का रिविजन। देखो क्या होता है ना कि आपको जीएसटी में क्या बोलना चाहिए, आपको टैक्स पे करना है, आपको आईटीसी क्लेम करना है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें अगर करनी है तो यू नीड टू टेक अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कॉमन पोर्टल में आप जाइए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए, फिर आप टैक्स भी पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें कर सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकते। ओके, सो अंडर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम विदाउट रजिस्ट्रेशन जो पर्सन है वो ना तो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं होगा, है ना, और ना ही वो क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्रेडिट ऑफ एनी टैक्स पेड बाय हिम। ठीक है, तो सप्लायर को क्या जरूरी है सर, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और यहां पर ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं होता, मतलब आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना। ऐसा नहीं है कि आपका अगर क्या बोलना चाहिए पूरे जैसे छत्तीसगढ़ में आपका बिजनेस है, ब्रांच है, फिर आपका महाराष्ट्र में ब्रांच है, फिर आपका गुजरात में ब्रांच है, हर जगह आपकी ब्रांच है, सबको मिला के आप ऐसा नहीं है कि एक ही रजिस्ट्रेशन लोगे। ठीक है, आपका हर ब्रांच में हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कब? जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाए एक लिमिट से। ठीक है, तो देखो सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन एंड वहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का। जो रजिस्ट्रेशन जीएसटी में होता है वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, नो स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सीजीएसटी में अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, एसजीएसटी में अलग लेना है, यहां पर एक सिंगल रजिस्ट्रेशन रहेगा और स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन रहेगा। समझ आई बात? यस मैम। उसके बाद ये बता दिया वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप चाहो तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो सेम स्टेट में। हो सकता है ना कि आपका एक जैसे छत्तीसगढ़ में, आपका छत्तीसगढ़ में एक बिजनेस या फिर एक ब्रांच दुर्ग में है और एक ब्रांच रायपुर में है, स्टेट तो एक ही है। अब आप वॉलेंटरीली दुर्ग में भी आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और वॉलेंटरीली रायपुर में भी आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सो इट्स अपॉन यू इफ यू वांट टू टेक। ओके, नाउ रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25, ये देखो यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस सेक्शन में वो पर्सन रजिस्टर्ड है और यूनिक आइडेंटिटी नंबर जिसके होते हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको अपन क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे। फिर टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जो रजिस्टर्ड होता है या तो फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड होता है, मतलब उसका जो टर्नओवर है ना, एग्रीगेट टर्नओवर, वो एक्सीड कर रहा होगा थ्रेशोल्ड लिमिट से, मतलब वो लायबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, राइट? उसको भी अपन क्या बोलेंगे, टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस में, जहां से वो धंधा करते हैं, जहां पे उसकी ब्रांचेस है, सब। तो प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन एक बार अपन देख लेते हैं। अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन, जहां से आपका बिजनेस कैरी होता है, और उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आपका वेयर हाउस, गोडाउन या फिर कोई भी अदर प्लेस जहां पर टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, गुड स्टोर करता है, गुड सर्विस जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है, और अ प्लेस जहां पर टैक्सेबल पर्सन क्या मेंटेन करता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या तो फिर अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट। ऐसा भी हो सकता है ना कि एजेंट के थ्रू वो बिजनेस चला रहा होगा, तो वो जहां से एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में बिजनेस रन कर रहा है वो लोकेशन भी आपकी क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। अंडरस्टूड?
ओके मैम, डन। बेसिक पहले मैं क्लियर करते जाऊंगी, फिर धीरे धीरे अपन सारे प्रोविजंस करेंगे, ठीक है। चलो, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से क्या होता है सर, टैक्सेबल सप्लाई होता है। अब जिस प्लेस ऑफ बिजनेस से आप सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, सो वहां पर तो फिर रजिस्ट्रेशन लेने की नीड ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाईज में तो जीएसटी आएगा ही नहीं ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। बस उसी प्लेस ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट रहेगी जहां से आप क्या सप्लाई करते हो, टैक्सेबल सप्लाई करते हो। डन, डन। उसके बाद नो लाइबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां से एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे मैंने बताया, ठीक है। ओके, नाउ इस चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सेक्शन 22, 23, 24 ये एकदम अच्छे से करना है। और ये जो प्रोसीजरल पार्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है। इसको एक बार मेरे साथ आप रीड आउट कर लेना, जो जितना भी मैं आपको कंटेंट बताऊंगी। उसके बाद आपको मेन फोकस करना है 22, 23, 24 में। आपको इसके प्रोविजंस पता होने चाहिए, जो मेरे साथ ही आपको अभी क्लियर हो जाने वाले, ठीक है। फिर ये आपका ये छोटे छोटे मेन में आपका 22, 23, 24 है। बाकी इसके कुछ टाइम लिमिट्स वगैरह वो ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पढ़ाई करनी है, ठीक है। पूरा रायता नहीं फैला देना है, ठीक है। अपन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरा ये बैच रखे तो आपको डेफिनेटली वो चीजें हेल्प करेगी। चलो, सेक्शन नंबर 22, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन से पर्सन लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? तो देखो, हर एक सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां से वो क्या करता है, अभी मैंने बताया, टैक्सेबल सप्लाई करता है। और उसका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या कर जाता है सर, एक्सीड कर जाता है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। सो अब अपने को पता होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या होता है ना। सो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर अपन ने उसमें पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम में, है ना। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है एग्रीगेट टर्नओवर पे, सारे ऑल आउटवर्ड सप्लाईज की वैल्यू, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई हो। सो देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं बोलना कि सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होना चाहिए, नहीं, आउटवर्ड सप्लाईज में सब आता है, जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, एग्रीगेट टर्नओवर। तो आप सारी सप्लाईज इंक्लूड करोगे, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंटरस्टेट हो, ठीक है। हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ओके, ठीक, इन पैन वाइज होता है, इसमें ये चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या एक्सक्लूड होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। टैक्स की वैल्यू आपको एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनानी है ना। उसके बाद क्या एक्सक्लूड करना है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जिसमें टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब जिस सप्लाई पे रिसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है, वो हमारे लिए तो एक तरीके का क्या होगा, वो हमारे लिए वो आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी है, दैट इज एन इनवर्ड सप्लाई। और टर्नओवर मतलब क्या होता है आपका, आउटवर्ड सप्लाई क्या हो रहा है। आउटवर्ड सप्लाई में आप इनवर्ड सप्लाई का वैल्यू इंक्लूड नहीं करोगे। बट यहीं पर एक चीज ध्यान रखना, कौन सी चीज, आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज would continue to be part of the aggregate turnover of the supplier of such supplies। अब मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रही हूँ जिसपे रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो अब सामने वाला रेसिपिएंट पे करेगा ना, मैं नहीं पे करूंगी, बट मेरे लिए तो वो आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, विच इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो आउटवर्ड सप्लाई सब तरीके की क्या होगी सर, ऐड होने वाली है। डन, यस मैम, डन। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है। देखो, स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अब मैं बताती हूँ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं। तो देखो, आपको पता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं जीएसटी में, राइट। तो उसमें कैटेगरीज है, एक है आपका NM²T। N मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम M² और T से त्रिपुरा। तो ये 4 स्टेट्स में अगर कोई भी पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है इस स्टेट से, अगर हाँ करता है, तो फिर उसका टर्नओवर लिमिट कितना हो जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख। मतलब जैसे ही 10 लाख क्रॉस करेगा, उसको जीएसटी में क्या ले सकता है, उसको लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता है ना, अभी अटक क्यों गया, हाँ, लेकिन अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं करता तो उसका नॉर्मल थ्रेशोल्ड ही रहेगा 20 लाख और 40 लाख का, ठीक है। उसके बाद ATM-USP, ये क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, ATM, और USP मतलब उत्तराखंड, सिक्किम एंड पुडुचेरी। इन स्टेट्स में से
अगर पर्सन सप्लाई करता है, चाहे वो गुड्स का सप्लाई करे चाहे वो सर्विस का सप्लाई करे, एग्रीगेट टर्नओवर कितना रहने वाला है? 20 लाख रुपीस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाकी सारे स्टेट्स की। इन स्टेट्स के अलावा ऑल अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिसमें सर्विस का सप्लाई हो रहा है या फिर गुड्स प्लस सर्विस का सप्लाई हो रहा है, टर्नओवर लिमिट क्या रहने वाली है आपकी? 20 लाख रुपीस। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा रहा है, एक्सक्लूसिवली गुड्स, सर्विस नहीं, उस केस में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहने वाला है? 40 लाख रुपीस। आई बात समझ में? यस मैम। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। यस, देखो, मान लो असम से आप क्या कर रहे हो? टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मुंबई से एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो और मणिपुर से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो NM²T है ना, M से क्या आ जाएगा? मणिपुर आ जाएगा। अब भी अपन ने देखा, राइट? ध्यान है आप लोगों को? देखो, मणिपुर से अगर टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाती है? 10 लाख हो जाती है, राइट? तो उसके बाद आपको चेक करना है कि ये 3 स्टेट्स है और आपको देखना है एग्रीगेट टर्नओवर, राइट? क्योंकि आपका जीएसटी पूरा एग्रीगेट टर्नओवर सारे हर जगह जहां जहां भी आपका ब्रांच है, जहां जहां भी जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस है, उसमें आपको पूरा एग्रीगेट टर्नओवर निकालना रहेगा। तो आप देखोगे तो असम में टैक्सेबल सप्लाई करते हो आप, मुंबई में आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, मणिपुर में आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। तो आप नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई 20 लाख देखोगे, मतलब जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख देखोगे कि 10 लाख देखोगे? तो आपको इसमें देखना है कि ये तीनों स्टेट्स में से क्या कोई स्पेशल कैटेगरी वाला वो जो स्टेट है अपना, जैसे आपका मणिपुर हो गया, तो मणिपुर में आपको पता है कि अगर टैक्सेबल सप्लाई होता है तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाती है? 10 लाख हो जाती है। तो वो सिर्फ एक मणिपुर के लिए नहीं होती, वो ओवरऑल लिमिट आपकी रिड्यूस हो जाएगी कितने तक की? 10 लाख तक की। तो यहाँ पे देखोगे तो 15 लाख असम से हो रहा है, मुंबई से 19 लाख और मणिपुर से सिर्फ 5 लाख हो रहा है। तो आप सिर्फ 5 लाख को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आपको टोटल लिमिट देखनी है। ओके, टोटल लिमिट देखनी है, फिर आपको उसका क्या ले लेना है? रजिस्ट्रेशन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहां से 10 लाख का। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो असम में टैक्सेबल सप्लाई करते हो, मुंबई में एग्जेम्प्ट, मणिपुर में एग्जेम्प्ट है, तो यहां पर आपका जो टर्नओवर लिमिट होने वाला है ना, वो कितना हो सकता है आपका? 40 लाख। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो आप गुड्स का सप्लाई करते हो, ठीक है, गुड्स का सप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आपका लिमिट क्या हो जाएगा? 40 लाख का। ठीक है, उसके बाद असम से टैक्सेबल, मुंबई से एग्जेम्प्ट, मणिपुर से भी एग्जेम्प्ट, सिक्किम से टैक्सेबल, तो यहां पर आपका जो लिमिट होने वाला है वो कितना होने वाला है? 20 लाख, क्योंकि सिक्किम आ गया। आप लोग अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो बताया था, ये देखो, सिक्किम आ गया, जिसका लिमिट कितना है आपका? 20 लाख का। समझ आई आपको बात? समझ आई आपको बात? तो आपको सारे स्टेट्स का देखना है कि कौन सा स्टेट है, क्या वो 4 कैटेगरी वाला स्टेट में आता है क्या अपना NM²T में? अगर NM²T में आया तो ओवरऑल लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी 10 लाख तक, प्रोवाइडेड टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, है ना? और अगर बाकी जो ATM USP से होता है ना सप्लाई, तो वहां पर आपकी लिमिट रिड्यूस हो जाएगी 20 लाख तक की, और बाकी जगह या तो 20 या तो 40 डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई की गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है। समझ आती है आपको बात? यस मैम। देखो, ठीक है, अभी 1-2 एग्जांपल्स कंसेप्ट के साथ समझाऊंगी। ठीक है, ये समझ गया ना? ओके, अभी सप्लाई अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच होता है अंडर द सेम पेन, अब आपको पता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, और अगर नहीं पता तो डेफिनेशंस यू मस्ट नो, ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सारे डेफिनेशंस बताए। सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेम पैन ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, अगर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट है विथ वॉलेंटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इंटर स्टेट तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो है ही, लेकिन इंट्रा स्टेट वॉलेंटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाले भी क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, उसको अपन डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे और उनके बीच जो सप्लाई होता है वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है, और एग्रीगेट टर्नओवर पे सारे सप्लाईज इंक्लूड होते हैं जो एक टैक्सेबल पर्सन करता है, वेदर ऑन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स। अगर एजेंट
प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई सप्लाई करता है तो वो किसके टर्नओवर का पार्ट बनेगा? बट ऑब्वियस सी बात है किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। जॉब वर्क का कंप्लीशन के बाद अगर सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर, वो भी किसका पार्ट बनेगा? किसके टर्नओवर का पार्ट बनेगा? प्रिंसिपल के टर्नओवर का पार्ट बनेगा। जॉब वर्कर के टर्नओवर का पार्ट नहीं बनने वाला। जॉब वर्कर को आपने अपने गुड्स दिए हैं उसमें कुछ काम करने के लिए, और अगर गुड्स जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल कर देते हो तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट मत बना देना, वो प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट ही बनने वाला है। अंडरस्टूड? ओके, इवन इफ जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड। ठीक है, ओके मैम, समझ गए। फिर सेक्शन 22(1) क्या बात करता है? पर्सन कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ exempt service of extending deposits, loans, advance where consideration is represented by interest or discount। अभी अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने जब आपको कंपोजिशन स्कीम बताया था उस पे जब अपन ने एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें अगर आपको याद होगा कि उसमें एक्सक्लूड्स में क्या आता था एग्रीगेट टर्नओवर पे? वो टैक्स CSI है ना, उसके बाद आपका इनवर्ट सप्लाई जिसमें RCM लगता है, साथ में इंटरेस्ट डिस्काउंट्स ये भी इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन का एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट वाला तो चीज़ को इंक्लूड है ही नहीं। ठीक है, मतलब वो एक्सक्लूड वाले में आप अगर देखोगे तो वो चीज़ें है ही नहीं। लेकिन 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 एक चीज़ देखो, मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो बॉटल्स सेल करने का है, आप बॉटल्स बेच दो। ठीक है, वो टैक्सेबल है, गुड्स है ना, और उसका आपका जो कितना आपने बेचा उसका टर्नओवर निकला 38 लाख। अब आपने साल भर में बॉटल्स इतने 38 लाख की बेची, बट आपको ना इंटरेस्ट इनकम भी हुआ है। और इंटरेस्ट इनकम कैसे हो गया? आपको शायद आपने क्या बोलना चाहिए, लोन की सर्विस दिया है, मतलब गुड्स के साथ आपने सर्विस का सप्लाई किया है। और अगर गुड्स के साथ सर्विस का सप्लाई करते हो तो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना रह जाता है? 20 लाख रह जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या दिया है, थोड़ा सा छूट दिया है कि इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली सबको होता है। अगर इंटरेस्ट इनकम आपका 4 लाख है तो एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस कर गया, अननेसेसरी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के कारण उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं होती उसको इंटरेस्ट इनकम तो बच जाता, ये 40 लाख से कम थी, बट इंटरेस्ट इनकम होने के कारण उसका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बढ़ गया ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट इनकम अगर होती है आपको तो हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानने वाले हैं। आई बात समझ में? यस, ओके, वही चीज वहां पर लिखी थी सेक्शन नंबर 22(1) में। देखो, पर्सन कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांस वेयर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ओके, फिर एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे इज रजिस्टर्ड और होल्ड्स अ लाइसेंस अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ। जीएसटी के पहले अगर वो किसी और लॉ में रजिस्टर्ड था तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटेड डे में जब जीएसटी में वो आ जाएगा तो वहां पर उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बोला गया, बस और कुछ नहीं। फिर 22-23 में इजी है, अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है किसी और पर्सन को एज अ गोइंग कंसर्न ड्यू टू सक्सेशन और अदरवाइज, तो वो जो ट्रांसफरी है जिसको आपने वो बिजनेस ट्रांसफर किया है उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉर टैक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, और 22(4) में बात करता है अगर अमालगमेशन डीमर्जर जैसा कुछ होता है तो जो ट्रांसफरी है वो लायबल रहेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशूड COI, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो 22 हो गया अपना। ठीक है, अब पढ़ते अपन 23। 22 में बात किया था पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब अपन करेंगे पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो कौन से पर्सन से जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है? जो पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स, सर्विस और बोथ। समझ आई? कौन से पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स, सर्विस और बोथ, जो कि लाइबल नहीं है टू टैक्स और आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मैंने बताया था आप अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप एक्सक्लूसिवली ऐसे गुड सर्विस सप्लाई कर रहे हो जिसमें टैक्स नहीं लगता,
तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। फिर कोई ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरिस्ट जो यहाँ कितना क्या सप्लाई करता है, जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जितनी भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करता है, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विस नहीं गुड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो वो जो सप्लाई करता है ना एग्रीकल्चरिस्ट, उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। अब आप बोलोगे एग्रीकल्चरिस्ट मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ जो क्या अंडरटेक्स करते हैं, पूरा कल्टीवेशन ऑफ लैंड करते हैं। कौन करता है? या तो उनके खुद के लेबर्स होते हैं, फैमिली के लेबर्स जो फैमिली वालों को बुला लेते हैं हेल्प करने के लिए, या तो फिर बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस और हायर लेबर अंडर फैमिली पर्सनल और फैमिली सुपरविजन, इनको बोलते हैं अपन एग्रीकल्चरिस्ट। समझ आई? तो इनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। Notwithstanding anything to the contrary contained in section 22(1) और 24(1), गवर्नमेंट रेकमेंड कर सकती है कि कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है जीएसटी में। तो अपन देखते हैं कौन से पर्सन्स को नहीं लेना है। जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऑन आरसीएम सप्लाई कर रहा है, मेकिंग ओनली आरसीएम सप्लाईज, तो उसमें टैक्स कौन देगा? मैं कि सामने वाला? अगर मैं सिर्फ आरसीएम सप्लाई करती हूँ, आरसीएम सप्लाई मतलब सामने वाला टैक्स देगा, मैं नहीं दूंगी, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप वाला एक क्लैरिफिकेशन था कि मेटल स्क्रैप के केस में जो सप्लायर है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तो उस केस में रेसिपिएंट को क्या करना पड़ता है सर? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर सप्लायर मान लो रजिस्टर्ड है ना, तो उस केस में क्या करेगा? सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेके एफसीएम में टैक्स पे करेगा। ओके। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 और 10 lakhs, मतलब जो भी पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है ना, और उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है टैक्सेबल सर्विस कितनी है? अप टू 20 और 10 लाख, एज द केस में भी। उस केस में भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर के विद इन ए लिमिट। या तो फिर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर सकता है वो अप टू 20 और 10 lakhs, लेकिन ईवे बिल की उसमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, किसका? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। बट अगर वो भी 20 से 10 लाख तक का है तो जीएसटी में नहीं रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। इसका ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। फिर जो भी पर्सन सर्विस सप्लाई करता है ईसीओ के थ्रू, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 और 10 लाख तक का है, अदर देन सर्विसेज ऑफ 9(5) के अलावा की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो वो पर्सन को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है अगर उसका टर्नओवर लिमिट 20 और 10 लाख तक का है। अब बात करते हैं ई। नाउ ई, पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है उससे एक्सीड नहीं किया है, तो उनको भी क्या करना है? रजिस्ट्रेशन जीएसटी का नहीं लेना है, बट सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंडीशंस। अगर जो पर्सन ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उनको ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तो वो फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो चलेगा, ठीक है। बट सर्विस वालों के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, गुड्स वालों के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आओ। सच पर्सन शेल नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, वो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करेगा, ठीक है। एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद उसको पैन की जरूरत होगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब पैन उसको चाहिए रहेगा। एंड बिफोर मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ईसीओ, ईसीओ के थ्रू सप्लाई करने से पहले उसको कॉमन पोर्टल में पैन, प्लेस ऑफ बिजनेस अपना जिसका एड्रेस होगा वो, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां से वो पर्सन चाहता है कि सप्लाई करे, ठीक है, वो कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करेगा। फिर उसका वैलिडेशन होते ही उसको क्या मिल जाएगा? एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। एंड नॉट टू बी ग्रांटेड मोर देन 1 एनरोलमेंट नंबर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक एनरोलमेंट नंबर से ज्यादा आप ग्रांट नहीं कर सकते हो। एंड नो सप्लाई ऑफ गुड्स शेल बी मेड थ्रू ईसीओ अनलेस एनरोलमेंट नंबर ग्रांटेड, जब तक एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं मिल जाता तब तक आप कोई भी गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते ईसीओ के थ्रू, ठीक है। सब्सिक्वेंटली अगर आपको सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, सो जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिला था ना वो सीज हो जाएगा, ठीक है, टू बी वैलिड फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड no TCS in this case and the ECO shall furnish details of such supplies in GSTR 8. TCS नहीं रहेगा और GSTR 8 में जो ECO है वो क्या करेगा? अपनी डिटेल्स फर्निश करेगा, ठीक है। सो ये था आपका पूरा कंडीशंस जहां पे पर्सन को
रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं थी। समझ आई बात? ओके। अब अपन पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। 22 क्या था? पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 क्या था? पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब जैसे स्टूडेंट्स को इतना सारा बताया जाता है, तो अब जैसे सेक्शन 24 बताया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो 9 तरीके के रिएक्शंस दे दिए स्टूडेंट्स ने, ठीक है, कि अरे यार इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। तो 9 रिएक्शन आप ध्यान रखना फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 9 एन से आएगा पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). फिर आर, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड। ये लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर ई से आपका ईसीओ आएगा। एवरी ईसीओ जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस थ्रू ईसीओ, जहां पे ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना है, इसका एक्सेप्शन आपको पता है कि अप टू 20 और 10 लाख सर्विस के केस में, और 10, 20, 40 लाख सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ये वाली सारी कंडीशंस, ये एक्सेप्शन है। और ऐसा कोई भी एक्सेप्शन अगर आप फॉलो नहीं करते हो या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट आपका क्रॉस कर जाता है, तो आप जो ईसीओ है ना, उनको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जो पर्सन ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। 9 रिएक्शन में ई, फिर ए से क्या है सर? आपका एजेंट। ये भी ध्यान रखना, जो भी पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस का ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, चाहे एज एन एजेंट और अदरवाइज। तो अगर कोई एजेंट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में, तो वो पर्सन भी क्या रहेगा सर? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल रहेगा, कंपलसरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर आता है सर आपका सी से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो टैक्सेबल सप्लाई करता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कहाँ तक रहेगी? 10 लाख से 20 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख रहती है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। फिर टी से टीडीएस डिडक्टर, आई से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आई से पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई अगर कोई भी पर्सन करता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा सर? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसका एक्सेप्शन क्या है? सर्विस में आपको जैसे यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा ना, उसका उल्टा इधर है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 और 10 लाख। फिर आता है जो पर्सन सप्लाई करता है क्या? OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, आउटसाइड इंडिया से, इस मतलब अदर देन पर्सन फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, ठीक है। सो ऐसी कोई सर्विस सप्लाई की जाती है, उस पर भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस पर्सन को, और जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पर्सन ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लाई करता है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, उसको भी क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड लास्ट एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको समझ आया क्या? कौन से पर्सन लाइबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन से पर्सन लाइबल नहीं रहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और कौन से लोग कंपलसरी लाइबल रहेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जिसमें 9 रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। डन सर, डन, ओके। नाउ कम टू द प्रोसीजरल पार्ट, सेक्शन नंबर 25, 22, 23, 24 बहुत अच्छे से करना है। 25 मेरे से एक बार सुन लो। वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर पर्सन लाइबल है टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे वो लाइबल रहेगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। इन एवरी स्टेट इन विच सो लाइबल, एंड कब? विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। मान लो कि उसका 30 जून को 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ, तो 30 जून से लेके विदिन 30 डेज तक आपको क्या कर देना है सर? अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और सीटीपी एनआरटीपी के केस में आपको एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के एटलीस्ट 5 दिन पहले आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई करता है, तो आपको किधर रजिस्ट्रेशन लेना है? वेयर? इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो एकदम नियरेस्ट पॉइंट होगा उस बेस लाइन का, ठीक है, वो वाले स्टेट में आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना है। कब तक? वही विदिन 30 डेज। चलो, उसके बाद आते हैं सर, आपको ये सब आपको पता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन डिफरेंट प्लेसेस के लिए लेना है, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो, ये एकदम बेसिक चीज है। देखो फिर ये वाला आता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट इसने अप्लाई नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो ऑफिसर क्या करेगा? उस पर्सन को टेम्पररीली रजिस्टर कर देगा, एंड क्या इशू करेगा? एन ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक ऑर्डर इशू करेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है।
तो जैसे ही पर्सन को पता चला कि ये प्रॉपर ऑफिसर ने मेरा टेम्पररीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उसके विद इन 90 डेज फ्रॉम दी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। या तो फिर उस पर्सन को लगता है कि नहीं, प्रॉपर ऑफिसर को कुछ गलत ऐसा रीजन मिला है, ऐसा मुझे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने की, तो वो पर्सन क्या करेगा सर, अपील फाइल करेगा अगेंस्ट द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। एंड अगर वो अपील फेल हो जाती है, मतलब वहां पर भी उसको लगता है कि अरे मैं ही गलत था, प्रॉपर ऑफिसर ने सही किया है, तो एपेलेट अथॉरिटी कंफर्म कर देगी उसकी लाइबिलिटी एंड जो पर्सन है ना उसको अप्लाई करना है फिर रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज ऑफ द एपेलेट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, जीएसटी इन ग्रांटेड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। जब से प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना है, उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया था प्रॉपर ऑफिसर ने, तब से आपको जीएसटी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। इनको क्या लगता है, जीएसटी नंबर नहीं लगता, इनके लिए क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है फ्रॉम द जीएसटीआई पोर्टल, ताकि ये लोग क्या क्लेम कर सके, रिफंड क्लेम कर सके। क्यों? क्योंकि देखो इनका आउटवर्ड में टैक्स नहीं रहता, इनको आउटवर्ड में टैक्स नहीं पे करना होता, इनवर्ड में इनके पास बहुत सारा टैक्स पे करना होता है, तो आईटीसी जमा हो जाता है। तो इसका रिफंड लेने के लिए उन लोगों को क्या चाहिए होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर चाहिए होता है। यूआईएन एक सेंट्रलाइज्ड नंबर रहेगा, है ना, विच इज एप्लीकेबल टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड जो भी पर्सन यूआईएन होल्ड करता है, जिसके पास यूआईएन है, उसको अपन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलेंगे, अपन ने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, ठीक है। जीएसटी आरईजी 06 इशू किया जाएगा इनको 3 दिन में, मतलब इतना फास्ट गवर्नमेंट का सर्विस, 3 दिन के अंदर अंदर जैसे उन्होंने अप्लाई किया उसके विद इन 3 वर्किंग डेज जीएसटी आरईजी 06 जो है वो सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस भी दिन आप लाइबल होते, जिस भी दिन आपका टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट से, उसके विद इन 30 डेज अगर आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, तो आपका जो इफेक्टिव डेट है रजिस्ट्रेशन का वो कब से माना जाएगा, 30 जून, जिस दिन से आपका टर्नओवर एक्सीड किया था, जिस दिन से आपका टर्नओवर जो 20 लाख का था वो एक्सीड किया था, ठीक है। सो एप्लीकेशन अगर आपने विद इन 30 डेज सबमिट कर दिया है ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, इन दैट केस इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन 30 दिन के बाद आपने सबमिट किया, मतलब 30 जून को ना आप लाइबल हो चुके थे रजिस्ट्रेशन के लिए, मान लो आपने अप्लाई किया 5 अगस्त को, तो ये आफ्टर 30 डेज अप्लाई किया, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, आपका इफेक्टिव डेट कहलाएगा आपका जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, करेक्ट, यस करेक्ट। अभी प्रोसीजरल पार्ट है, एक प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, हर जो भी पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या करेगा सर, अप्लाई कर, बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अपना पैन डिक्लेयर करेगा। किधर पैन डिक्लेयर करेगा, पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल पे अपना पैन डिक्लेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे उसका पैन वैलिडेट हो जाता है ऑनलाइन बाय सीबीडीटी कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस एंड इज ऑल्सो बी वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपीज, ओटीपी भेजा जाएगा उनके पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर में और ईमेल एड्रेस में, ठीक है। फिर जैसे ही उनका ये सब वैलिडेट हो जाता है तो उनको क्या दिया जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा एंड कम्युनिकेट किया जाएगा एप्लीकेंट को मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में, ठीक है। फिर ये टीआरएन टेम्पररी रेफरेंस नंबर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म में, पार्ट बी में सबमिट करेगा अलॉन्ग विथ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अब पार्ट बी में क्या क्या डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रीजन क्यों आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस क्या है, क्या एक्टिविटी मतलब किस तरीके का काम आप करते हैं, है ना, डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी अगर है तो वो भी देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी और डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, आधार ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। अभी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि पूरा आपको प्रोसीजर बताओ, ठीक है। चलो, फिर जैसे ही एप्लीकेशन मिल जाता है तो एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में विच शैल बी इश्यूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। और सीटीपी के लिए जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोसीजर अलग होता है जो अपन सेक्शन नंबर 27 में पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन किसको दिया जाता है, प्रॉपर ऑफिसर को दिया जाता है, ठीक है। फिर प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज डिपिक्टेड इन पार्ट 2। ये पूरा पार्ट 2 में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था ना, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी बतानी पड़ती है, उसके रिगार्डिंग एक रूल है, रूल 10A। इस पे क्या बोलता है
कि बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेगी आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते, जरूरी नहीं है कि आप तभी अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स फर्निश करो। आप एक बार ले लो रजिस्ट्रेशन लेने के विद इन 30 डेज आप क्या करना, बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश कर देना। ठीक है, ये बस कहा गया है विद इन 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जब आप अपना पहला रिटर्न फाइल करोगे, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ये जो बैंक अकाउंट वाला रूल है ना, ये किसके लिए अप्लाई नहीं होता, नॉट फॉर टीडीएस, टीसीएस और सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन जो अभी अपन ने पढ़ा था। उनको जब रजिस्ट्रेशन वो लोग करवा रहे होते हैं ना, तभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी होती है, वो बाद में नहीं करेंगे। और बाकी इनके अलावा जितने पर्सन है जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए वो ले ले, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वो फर्निश कर दे। ठीक है, फिर आता है आधार ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है सर, फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन उनको क्या करवाना होता है, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होता है, फर्निश करना होता है कि आपके पास आधार नंबर है। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते, तो उनका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड कहा जाता है एंड प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्ट शैल अप्लाई एज इफ उनका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो नए रजिस्ट्रेशन मतलब जो जीएसटी में करवाते हैं, अगर इंडिविजुअल है तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, विथ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अदर देन इंडिविजुअल है तो उस केस में कौन आधार ऑथेंटिकेशन कराएगा, ऑथराइज सिग्नेटरी हो गया, मैनेजिंग ऑथराइज पार्टनर हो गया, कर्ता ऑफ एचयूएफ हो गया, तो ये लोग क्या कराएंगे, आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। और ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने पार्टनर्स है वो सब करवाए, है ना, कोई एक, not mandatory for every authorized signatory partner to get Aadhaar authentication needed, only for one primary authorized signatory and one partner करता डायरेक्टर और मेंबर करवाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, डीम्ड फिट डॉक्यूमेंट्स एज पर प्रॉपर ऑफिसर, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर को लगते हैं आपको सारी चीजें फर्निश करके देनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं होता तो ध्यान से देखना। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो नहीं जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो तो नहीं लगेगा। लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूआईएन होल्डर, ये अगर हो आप तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन की एप्लीकेबिलिटी नहीं आने वाली। ठीक है, ये अपन ने रूल 10 ही पढ़ा था, अब अपन एक बार रूल 10B पढ़ लेते हैं। इस पे क्या लिखा है, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने नहीं करवाया आधार ऑथेंटिकेशन तो आप क्या नहीं कर सकते, आप रेवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने आधार नहीं करवाया, इफ यू हैव नो आधार, आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है, जो आज की डेट में ऐसा प्रोविजन नहीं है, आपको पहले लेना ही पड़ेगा आधार कार्ड। ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आधार एनरोलमेंट आईडी फर्निश करोगे प्लस बैंक की पासबुक विथ फोटो और वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें आप दे सकते हो अगर आपके पास आधार नहीं है तो। और आपको ये आधार एनरोलमेंट नंबर इसलिए बताना है ताकि पता चले कि हाँ इन्होंने अप्लाई तो कर दिया आधार नंबर के लिए। ठीक है, Such person shall undergo आधार ऑथेंटिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। जैसे ही आपको फिर अलॉट हो जाएगा आधार नंबर तो आप उसके विद इन 30 डेज आप क्या कर सकते हो, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। समझ आई बात? तो ये एकदम आप देखो, इसलिए मैंने बोला था कि मेरे से एक बार सुन लेना बस प्रोसीजरल पार्ट। ठीक है, ओके मैम। अभी देखो इधर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर उनको लगा कि सारी चीजें ऑर्डर पे है, प्रॉपर इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, अगर हाँ तो रजिस्ट्रेशन उनको 7 वर्किंग डेज में ग्रांट किया जाएगा। विदाउट साइट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। ठीक है, मतलब वो प्लेस ऑफ बिजनेस पे आके देखेंगे कि आपका जहाँ पे आपने एड्रेस डाला था वहाँ पे आपका बिजनेस है कि नहीं, पूरा वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट कर देता है अपना आधार ऑथेंटिकेशन तो आपको 7 वर्किंग डेज 7 वर्किंग डेज में क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन अगर 30 डेज में ग्रांट करते हैं, कब, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या लगेंगे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, जहां पे एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाता तो साइट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो जल्दी जो अपन रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, गवर्नमेंट को 30 डेज का रजिस्ट्रेशन देने का टाइम लगेगा क्योंकि वो पूरा वेरीफाई करेंगे। ठीक है, एंड जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं यार इनका तो साइट वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, है ना, एंड वेर अ पर्सन हु हैज अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन इज आइडेंटिफाइड ऑन कॉमन पोर्टल, और डेटा एनालिसिस रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से ऐसा कंक्लूजन आ रहा है कि एक बार इनका साइट वेरिफिकेशन अपन करते हैं। ठीक है, ओके। और अगर मान लो
मान लो कि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो डीम्ड हो जाएगा कि वो विद इन 30 डेज हमको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, ओके। इफ नथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर, इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर हमें नोटिस इशू करेगा, आप क्लैरिफाई करो, आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपने डॉक्यूमेंट हमने मांगे थे वो नहीं दिए, ठीक है, फ्रॉम द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, ये कब होगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट, where a person fails to undergo Aadhaar authentication, does not opt for Aadhaar authentication, फिर where proper officer deems fit to carry out site verification, ये सब अगर वो करवाते हैं प्रॉपर ऑफिसर्स तो उनको एक क्या बोलना चाहिए, क्लैरिफिकेशन भी वो देंगे, एक नोटिस देंगे कि आप हमको क्या बताओ, आप हमको रीजन बताओ कि आपने ईसीजी क्यों सबमिट नहीं की थी। ठीक है, और बाकी अदर केसेस में आपको 7 वर्किंग डेज में सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेगी। बट जहां पर आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो पूरा साइट वेरिफिकेशन करता है ना, आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी नहीं हुआ है, उस केस में आपको कितना दिन दिया जाएगा? 30 डेज दिए जाएंगे। समझ आई बात? ओके। अगर एप्लीकेंट ने पूरा क्लैरिफिकेशन फर्निश कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए 7 वर्किंग डेज के अंदर, है ना, फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, अगर दे दिया, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो फिर 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? क्लैरिफिकेशन में कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, चाहे मॉडिफिकेशन, करेक्शन हो ऑफ द पर्टिकुलर्स विच इज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अदर देन पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है। Now, rule number 25, physical verification of business premises in certain cases. प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई है कि वेरिफिकेशन जरूरी है आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो आपको ना रजिस्ट्रेशन उन्होंने दे दिया, बट अब उनको लग रहा है कि यार दे तो दिया बट एक बार इनका साइट वेरिफिकेशन करके आते, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो वेरिफिकेशन करेगा, रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स अपलोडेड ऑन द पोर्टल इन GST REG 30 विद इन 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। जैसे वो वेरिफिकेशन कर देगा वो पूरा फोटो अपलोड करेंगे कि हम यहाँ इस एड्रेस पे आए थे, इस पर्सन का, रजिस्टर्ड पर्सन का हमने वेरिफिकेशन पूरा प्लेस ऑफ बिजनेस का किया है, तो 15 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन के ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो क्या करेंगे? पोर्टल में अपलोड करेंगे। ठीक है, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया उसके बाद ये प्रॉपर क्या बोलना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, बट अभी तक रजिस्ट्रेशन दिया नहीं है। इफ दे लाइक ऐसा करते हैं कि रिक्वायर्ड बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनको ऐसा लगता है कि दे रिक्वायर दिस फिजिकल वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां पर कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपने अप्लाई भी नहीं किया है, और जहां पर रिस्क पैरामीटर ऐसा कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। सो पीओ शेल गेट वेरिफिकेशन डन एंड रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें उन लोग 5 वर्किंग डेज में क्या कर देंगे सर? अपलोड कर देंगे। इधर कम टाइम दिया, इधर कम टाइम इसलिए दिया क्योंकि इसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन भी देना है, तो इतना ज्यादा अपन समय नहीं ले सकते, अपने को फटाफट काम करके क्या कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, ताकि हम उस पर्सन को क्या कर सके, रजिस्ट्रेशन भी ग्रांट कर सके। ठीक है, एंड फॉर नॉन टेक सेवी पीपल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड एट फैसिलिटेशन सेंटर्स देन अपलोड देम ऑनलाइन। कई बार होता है कि टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंडली नहीं होते, तो जो पर्सन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो फैसिलिटेशन सेंटर्स पे जाए एंड वो जो सेंटर है वो क्या करेगा, उनको ऑनलाइन अपलोड कर देगा। समझ आई बात? ओके, बस समझना है और आगे बढ़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है ये, बट ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो करने के बाद अपना पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या बात करता है सर? ये जो है ना अपना 15 डिजिट्स का होता है, 10 डिजिट्स का पैन एंड साथ में ये 5, तो जो 22 है वो स्टेट कोड डिपिक्ट करता है, ये जो 10 डिजिट्स है वो अपना पैन होता है। 1 एंटिटी नंबर होता है ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, कितना उस स्टेट में कितना नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया है। ठीक है, अल्फाबेट Z बाय डिफॉल्ट रहता है और ये चेक सम डिजिट, ये पूरा 15 डिजिट का आपका GST नंबर रहता है। ठीक है, उसके बाद रूल 18, ये क्या करेंगे, रूल 18 में लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो है वो पूरा लगा के देना है। डिस्प्ले GST ऑन द नेम बोर्ड एट प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ आई बात? समझ गए मैम। फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू TDS डिडक्टर सेक्शन 51 एंड TCS कलेक्टर सेक्शन नंबर 52। तो आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना रहेगा GST RG 07 में, किनको, TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर को, जिनको रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर प्रॉपर ऑफिसर एक्शन लेंगे, है ना, और 3 वर्किंग डेज में उनको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अगर उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे, तो अब कैसे करेंगे? तो देखो, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है
तो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, जो TDS वाले TCS वाले हैं, वो नेम ऑफ द सेड स्टेट इन पार्ट ए, जहां रजिस्ट्रेशन लेना है जिस स्टेट पे, वो पार्ट ए में बता दो, है ना। और आपका हेड ऑफिस जिधर है तो उसका पार्ट बी में आप स्टेट का नाम बता दो। समझ आई बात? अच्छा, जैसे ही रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसा लगता है कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अब ये पर्सन जो है ही इज नो लॉन्गर बी लाइबल टू डिडक्ट TDS और कलेक्ट TCS, तो उस केस में भी क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। समझ आ गई बात? सो वी डिड सेक्शन नंबर 22, 23, 24 एंड 25। बड़े बड़े सेक्शंस हो चुके हैं। अब बचा अपना 26, बहुत ही छोटा है, फिर 27, 28, 29 और 30। चलो 26 बात करता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में। डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब वही है कि अगर आपने CGST में रजिस्ट्रेशन लिया है ना, तो बट ऑब्वियसली बात है कि SGST UTGST में आपका रजिस्ट्रेशन है। वैसे ही अगर आपने एक में CGST में कैंसिल किया तो बट ऑब्वियसली बात है कि SGST UTGST में कैंसिल है। ठीक है, ओके मैम। फिर 27 NRTP CTP, फिर अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड देन रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। डन। ओके, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो यू हैव अ वेरी गुड लिसनिंग स्किल्स और आप समझ रहे हो चीज़ों को, और अच्छा लगेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, सेक्शन 27 बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर CTP एंड NRTP। यहाँ पर पहले आपको पता होना चाहिए CTP क्या होता है, NRTP क्या होता है। तो देखो, CTP मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फुल फॉर्म है, ऐसा मत बोलना कि CTP मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ये जो पर्सन है इसका किसी पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलर स्टेट में बिजनेस चल रहा है। अब इस पर्सन को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए किसी और स्टेट में बिजनेस करना है जिस स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो पर्सन को एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उस स्टेट में जहां से उसको कुछ दिन के लिए बिजनेस करना है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ आई बात? सो अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वन हु हैज अ रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट इन इंडिया, कहीं तो है रजिस्ट्रेशन, बट वांट्स टू इफेक्ट सप्लाईज फ्रॉम सम अदर स्टेट जहां पर उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो उस केस में वो एज अ CTP रजिस्ट्रेशन लेगा। और ये देखो यहाँ पर क्या बोला, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक है, सो सच पर्सन नीड्स टू रजिस्टर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू सप्लाई एज अ CTP। ओके, अभी NRTP के बारे में बात करते हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वन हु इज अ फॉरेनर, क्योंकि नॉन रेसिडेंट नाम में लिखा है, इंडिया का बंदा नहीं है, फॉरेनर है जिसको ओकेजनली आना है और इंडिया में किसी भी स्टेट से सप्लाई करना है, तो वो उसको क्या जरूरत पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जो ये बिजनेस टेस्ट है वो सिर्फ CTP के लिए होता है, NRTP के लिए ऐसा कोई बिजनेस टेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब बात करते क्या प्रोसीजर है। तो CTP हो गए, NRTP हो गए, इनके लिए स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है। उनको अप्लाई करना पड़ेगा 5 दिन पहले इन एडवांस बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई। फिर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम और पीरियड ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड ओनली आफ्टर दे मेक एडवांस डिपॉजिट। अभी देखो, हो सकता है कि आपको भी पता है कि इनका उस पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन तो नहीं है GST का, अगर लोग सप्लाई करके भाग गए तो, टैक्स नहीं दिया तो, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको पहले जो एडवांस टैक्स है वो सबमिट डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, और जो उन लोग एडवांस टैक्स डिपॉजिट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट किया जाता है। समझ आई बात? ओके मैम, समझ आ गई। अब इनकी वैलिडिटी क्या रहती है, कितने दिन के लिए इन लोग रजिस्टर्ड रह सकते हैं? तो इन्होंने जो अप्लाई किया होगा ना, उस पर जितना उन्होंने डेज लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 80 डेज लिखा है कि हमको 80 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 80 डेज और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, तो इनको 80 डेज का क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। बट अगर इन्होंने लिखा कि मुझे 100 डेज का चाहिए तो सिर्फ 90 डेज का मिलेगा, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर। समझ आई बात? सो यहाँ पर क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में उन्होंने जो लिखा है वो, या तो फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। अभी अगर वो चाहे तो प्रॉपर ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर प्लीज और एक्सटेंड कर दो ना, तो प्रॉपर ऑफिसर एक्सटेंड कर देगा फॉर पीरियड फॉर फर्दर 90 डेज। ओके ओके, तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम 180 डेज तक ही एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। भाई उससे ज्यादा अगर एक्सटेंड करना है तो चुपचाप नॉर्मल में रजिस्ट्रेशन ले लो, बार बार एक्सटेंड थोड़ी करवाना है। ठीक है, सो पर्सन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड मोर देन 180 डेज। इन सच केस ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज अ नॉर्मल पर्सन एंड सरेंडर व्हेन फेयर इज ओवर।
ठीक है, जैसे ही आपका डेज कंप्लीट हो जाएगा आपको सरेंडर कर देना है। डन। सेक्शन 27 भी अपना हो चुका है प्रॉपर तरीके से पूरा। अभी अमेंडमेंट, हो सकता है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, हो सकता है कि आपको जो जैसे एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, आपको आपका डायरेक्टर जो है वो चेंज करना है, तो उसका नाम आपको अमेंड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में, राइट। तो एक्सेप्ट फॉर चेंजेस इन सम कोर, दो तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, कोर अमेंडमेंट, कोर फील्ड्स अमेंडमेंट और नॉन कोर फील्ड्स अमेंडमेंट। So except for the changes in some core information in the registration application, एक taxable person जो है वो क्या करेगा, shall be able to make amendments without requiring any specific approval। जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड के अमेंडमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए आपको अप्रूवल लेने की नीड रहेगी, अपने से नहीं चेंज करना। और जो नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है ना, जैसे आपको ईमेल एड्रेस चेंज करना है, ये चीज़ों के लिए आपको अप्रूवल नहीं मतलब लेने का नीड है, आप लोग इसको खुद से ही सेल्फ चेंज कर सकते हो, सेल्फ अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इफ इन केस देयर इज अ चेंज इन कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो टैक्सेबल पर्सन को अप्लाई करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए विद इन 15 डेज ऑफ इवेंट नेसेसिटेटिंग द चेंज। फिर प्रॉपर ऑफिसर अप्रूव कर देगा अमेंडमेंट को विद इन नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। अगर नॉन कोर फील्ड्स का अमेंडमेंट चाहिए तो कोई प्रॉपर ऑफिसर का आपको अप्रूवल नहीं लगेगा, एंड अमेंडमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय द टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन ऑन द कॉमन पोर्टल, खुद से वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अगर मान लो पहले आपने छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन लिया था, अब वहाँ पे आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो और आप गुजरात में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पर आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या करना है, आपको पूरा नया रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, वहां पे अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है स्टेट बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है तो ये जो मैंने आपको बताया था ना 15 डिजिट्स वाला, यही चेंज हो जाएगा, जीएसटी नंबर ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आपको पूरा नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस मैम, आ चुकी है हमें बात समझ में। अब अपन कर लेते हैं लास्ट 2 सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 29 एंड सेक्शन नंबर 30, ठीक है। चलो सेक्शन नंबर 29 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो, या तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इस बंदे का रजिस्ट्रेशन अब हमको कैंसिल करना पड़ेगा, ये नौटंकी कर रहा है, ये ठीक से प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है, ठीक है। और या तो हो सकता है कि हमें ही अपना खुद का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करवाना है, तो हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए। अगर आपका बिजनेस मान लो डिसकंटिन्यू हो रहा है, आप किसी और अदर एंटिटी के साथ अमेलगमेट हो रहे हो, डीमर्जर हो रहा है, ठीक है, और या तो फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब आप पहले पार्टनरशिप में थे, प्राइवेट कंपनी बन गए हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, देखो एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर कैंसलेशन, ठीक है। एंड टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर बी लाइबल टू रजिस्टर्ड और इंटेंड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। हो सकता है कि उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अब इतना ज़्यादा नहीं है, विद इन थ्रेशोल्ड ही है, 20 लाख 40 लाख के अंदर ही है, और उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा था, उसको ऑप्ट आउट करना है तो वो कर सकता है। समझ आई बात? और अगर ऐसा लगता है, प्रॉपर ऑफिसर खुद को लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जो प्रोविजंस है वो कॉन्ट्रावीन किए हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर को पता लग जाए कि इस रजिस्टर्ड पर्सन ने जो है वो कंटिन्यूस 6 मंथ्स के टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, है ना, या तो फिर उन्होंने रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट, 3 मंथ हो गया उन्होंने फाइल नहीं किया है, 2 टैक्स पीरियड्स तक, मतलब 2 क्वार्टर्स तक फाइल नहीं किया है, या तो फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया था, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बिजनेस चालू करो ना, 6 महीने तक कोई बिजनेस ही नहीं है उनका, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन्ड, अगर फ्रॉड के थ्रू, विलफुल मिसस्टेटमेंट के थ्रू आपने अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, ठीक है। ओके मैम, नाउ वंस अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द प्रॉपर ऑफिसर सीक्स टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर ऑफिसर है ना वो सस्पेंड कर सकता है, उसका सस्पेंड कर देगा रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। देखो, जब खुद पर्सन क्या करता है, कैंसलेशन के लिए अप्लाई करता है, या तो फिर प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, उस बीच जो भी पूरी पेंडिंग होगी ना प्रोसीडिंग्स, वो पूरे टेन्योर में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, मतलब वो बिजनेस करे, वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता उस पीरियड में, वो टैक्स पे नहीं कर सकता, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, रिलेटिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन। सो जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करता है कैंसलेशन के लिए, उसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन जिनको कैंसलेशन के लिए अप्लाई करना है
वो ऐसा कोई भी, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है उसके 30 दिन के अंदर आप क्या करो, अप्लाई करो, और आपको डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका आईटीसी वगैरह का जो भी आपका रिवर्सल होगा वो होगा, तो आपको बताना पड़ेगा आपके पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल है ना। स्टॉक्स हो गया, इनपुट्स कंटेनिंग सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, कैपिटल गुड्स हो गए, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर प्रॉपर ऑफिसर खुद से कैंसिल करता है तो प्रॉपर ऑफिसर तुरंत नहीं कैंसिल कर देगा, आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, जिसका आपको रिप्लाई देना है विद इन 7 वर्किंग डेज। अब प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो सकती है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर जो है वो उसको माफ कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, कब? जब उनको रिप्लाई एकदम सेटिस्फैक्टरी लगे तब। और वेर इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू एससीएन, पर्सन क्या करेगा, देखो अगर वो एससीएन का रिप्लाई नहीं करना चाहता, पहले वो क्या कर देगा, सारे की सारे पेंडिंग रिटर्न्स फटाफट अपना जो भी मैंने गलत काम किया था वो मैं सही कर देता हूँ, रिटर्न्स फाइल कर देता हूँ, टैक्स पेमेंट कर देता हूँ, इंटरेस्ट पे कर देता हूँ, लेट फी पे कर देता हूँ, ये सब पे कर देता हूँ। तो प्रॉपर ऑफिसर को बताया कि सर मैंने सब पे कर चुका है, तो प्रोसीडिंग्स क्या कर देगा, वो प्रॉपर ऑफिसर ड्रॉप कर देगा, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन ऑर्डर शेल बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ रिप्लाई टू एससीएन, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड, जहाँ पर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर फिर आपको इशू करना रहेगा, किसको? प्रॉपर ऑफिसर को। तो आपको जैसे ही शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आता है उसके विद इन 30 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन ऑर्डर इशू कर सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या रहने वाला है, विच शुड बी डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर एंड मेंशन्ड इन द कैंसिलेशन ऑर्डर। ओके ओके, लास्ट सेक्शन एंड डन। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो कैसे होता है। प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, कैंसिलेशन के लिए कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर दिया, अप्लाई क्यों करेगा, कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर दिया, ठीक है। अब प्रॉपर ऑफिसर जब कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर देता है और अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन को लगता है कि नहीं मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों ये लोग कैंसिल कर रहे, नहीं होना चाहिए कैंसिल, तो फिर पर्सन क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है रेवोकेशन के लिए कि प्लीज सर हमारा जो कैंसिलेशन है ना उसको वापस ले लो, आप रेवोक कर दो कैंसिलेशन को। तो ये रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है पर्सन, बट वो रेवोकेशन के लिए अप्लाई करने के पहले उसको सारे की सारे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है। सारी ड्यू जो भी उसके थे पेनल्टीज लेट फी से वो सब उसको फर्निश करना पड़ेगा, उसके बाद वो रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ आई बात। लेकिन अगर उस पर्सन ने खुद होकर पहले कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, फिर बाद में उसको ऐसा सूझता है कि नहीं नहीं हमको रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना है, मत करो सर कैंसिल, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। तो ये ध्यान रखना कि रेवोकेशन के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपका रजिस्ट्रेशन किसी प्रॉपर ऑफिसर ने खुद ने कैंसिल किया था। आप अगर अप्लाई करते हो और आप ही कैंसिल फिर उसको रेवोकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपको पिटाई होगी आपकी, ठीक है। ओके, तो देखो इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, देखो लिखा है सुओ मोटो, खुद होकर प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया है, तो टैक्सेबल पर्सन क्या कर सकता है 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज, या फिर उसको कमिश्नर चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकता है, विद इन 90 डेज ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। आपके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आया, उसके 90 दिन के अंदर वो रिक्वेस्ट करेगा ऑफिसर को कि प्लीज आप हमारा जो कैंसिलेशन है उसको रिवोक कर दो। लेकिन अप्लाई करने के पहले मैं क्या बताया, सारे डिफॉल्ट्स को पूरा उनको सही से करना है, ठीक है। सेटिस्फाई अगर रहा प्रॉपर ऑफिसर तो वो रिवोक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर ने कंक्लूड कर दिया कि नहीं हमको मानना ही नहीं है, आपका ये गलत है, जो भी है हम कैंसिल करने वाले हैं, बट उनको मौका दिया जाएगा कि वो उनकी बात सुनेंगे, ठीक है, पर्सन की बात सुनेंगे फिर कैंसिल कर देंगे। हाउएवर देयर शैल बी डीम्ड रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अपॉन फर्निशिंग ऑफ पेंडिंग जीएसटी रिटर्न, जैसे उन्होंने पूरे रिटर्न्स फाइल कर दिए रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो डीम्ड माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था वो रिवोक हो गया। समझ आई बात। अभी ये ध्यान रखना, डेट ऑफ ऑर्डर इफेक्टिव कैंसिलेशन डेट। तो देखो इफेक्टिव कैंसिलेशन डेट कहां से माना जाएगा, तो आपके जो डेट था फ्रॉम विच रिटर्न्स नॉट फर्निश्ड, इस डेट से आपके रिटर्न्स आपने फर्निश नहीं किए क्योंकि सस्पेंड हो चुका था, तो रिटर्न्स आपने यहां से फर्निश नहीं किए, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन किधर आया, इस डेट में आया, तो इफेक्टिव डेट जो है वो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो रिवोक करने के पहले रिटर्न्स फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम रेवोकेशन ऑर्डर। जैसे ही आपका रेवोकेशन का ऑर्डर आया ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारे की सारे क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। समझ आई बात। ये देखो, और मैं बताती हूँ डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। देखो यहां से आपके रिटर्न्स फर्निश होने बंद हो गए,
फिर इस डेट से इस डेट तक, कौन सी डेट तक, जब आपका जो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है वहां तक। तो यहाँ के जो पीरियड के रिटर्न से आपने फर्निश तो नहीं किए होंगे, सो रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर रेवोकेशन। ठीक है, तो रेवोकेशन के लिए अप्लाई करने के पहले आपको इस पीरियड के रिटर्न फर्निश कर देने हैं। उसके बाद आपके पास आया ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कि हाँ आपका कैंसिलेशन जो है वो रिवोक कर दिया हमने। फिर यहाँ से यहाँ तक के जो रिटर्न्स होंगे वो कब तक फर्निश कर देने हैं, इसके बाद विद इन 30 डेज। समझ आई बात, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेवोकेशन ऑर्डर। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यहां से क्या था, इफेक्टिव डेट यहां था, ठीक है, बट यहां पर कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन आपका रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब यहां से हमने कैंसिल कर दिया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, रिटर्न्स फॉर एंटायर पीरियड टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेवोकेशन ऑर्डर। जैसे आपका रेवोकेशन ऑर्डर आएगा उसके विद इन 30 डेज में आपको पूरे रिटर्न्स क्या करने पड़ेंगे, फर्निश करने पड़ेंगे। समझ आई बात? ओके मैम, समझ आ चुकी है हमको बात। तो मेरी बात याद रखना, सेक्शन 22, 23, 24 बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, एक बार और अच्छे से करना है। फिर उसके बाद अपना जो आपको सीटीपी एनआरटीपी के प्रोविजंस पता होने चाहिए कि एडवांस डिपॉजिट करते हैं 90 डेज, ये वो सारी चीज़ें एमसीक्यू में काम आ सकती है। फिर कैंसलेशन की चीज़ें कुछ हार्ड नहीं है, बट आपके पास बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको पूरी कंपाइल करके दे रही हूँ, रिविजन बहुत ही डिटेल्ड में करवा रही हूँ, क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ और मुझे भी बताओ कि आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इससे और अच्छे अच्छे रिविजन वीडियोस आप लोगों के लिए रोज लाते जा रही हूँ, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको ये इतना पोर्शन पूरा रजिस्ट्रेशन का समझ आया होगा। अब अपन करते हैं इसके सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ, पहले स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आरटीपी एमटीपी वाला सेक्शन पकड़ेंगे। ओके, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर किसका, धमपुर फुटवेयर इंडस्ट्रीज दिल्ली के है, एक्सीड किया एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड जो 40 लाख का था। कब एक्सीड हुआ सर इसका टर्नओवर, 1 सितंबर को, मतलब 1 सितंबर को ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। यहां से अगर वो विद इन 30 डेज अप्लाई कर देता है तो उसका इफेक्टिव डेट कब से माना जाएगा, 1 सितंबर, जब वो लायबल हुआ था। समझ आई बात। अब अपन देखते हैं उसने अप्लाई कब किया। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 सितंबर, ठीक है, विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन उसको कब ग्रांट हुआ, सर्टिफिकेट 25 सितंबर को। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट केस में रहने वाला है आपका 1 सितंबर, क्योंकि उसने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी मेहता टेली सर्विसेज इज एन आर्किटेक्ट इन लखनऊ, लखनऊ में आर्किटेक्ट है, ठीक है। उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया 20 लाख, कब, 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर को वो लायबल हो गया था रजिस्टर होने के लिए। एप्लीकेशन सबमिट कब किया, लेकिन उसने 27 नवंबर को, आफ्टर 30 डेज। और अगर आफ्टर 30 डेज वो अप्लाई करता है तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ। समझ आई बात। तो इस केस में जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 5 दिसंबर। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है कि अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया तो जिस दिन वो लायबल था वही उसका इफेक्टिव डेट बन जाएगा, देयरफॉर 1 सितंबर। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 5 सितंबर क्योंकि उसने विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं किया था, आफ्टर 30 डेज अप्लाई किया था, ठीक है। अभी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या पर्सन के पास पैन होना जरूरी है, यस पैन होना जरूरी है, मैंडेटरी टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड इसका एक एक्सेप्शन है, इसका क्या एक्सेप्शन है, एनआरटीपी। अब एनआरटीपी इंडिया का है ही नहीं, वो तो फॉरेनर है, उसके पास पैन कहाँ से होगा। तो पैन के बदले वो बाकी चीजें, अगर जो डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स करा जाएगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। समझ आई बात। ओके मैम, समझ आ चुकी है हमको बात। अब आते हैं सर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर्स आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। पहला, एजेंट्स सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड सच agent's aggregate turnover does not exceed applicable threshold limit during the financial year. Invoices are issued to customers in the name of the agent. अब आप मुझे बताओ कि अगर एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में, देखो क्या लिखा है, बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, वो कोई टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या। अपन ने क्या पढ़ा था सर, अपन ने पढ़ा था एवरी सप्लायर
जब उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन 24 में लिखा था कि कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, चाहे एज एन एजेंट और अदरवाइज, मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और नॉट, उसको कंपलसरी जो है वो क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, भले ही उसका खुद का टर्नओवर जो है वो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करता। समझना ध्यान से, समझ आई बात। एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है और ये प्रिंसिपल भी अगर टैक्सेबल है तो भले ही एजेंट का खुद का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड ना कर रहा हो, उसको फिर भी सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस मैम। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। एन एग्रीकल्चरिस्ट जो एंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर चुका है एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से। अब मैंने इसका भी आपको बताया था, सेक्शन नंबर 23 के अकॉर्डिंग कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो अगर engaged है exclusively in the supply of produce out of cultivation of land, he is not at all required to obtain registration, भले ही उसका turnover threshold limit से exceed क्यों ना कर गया हो। So 23 था पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 24 था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एलडीआर भी मार्क कर सकते हो। देखो, प्योर ऑयल्स दिल्ली हैज सप्लाइड मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल कब? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, जिसकी डिटेल्स दी गई है। प्योर ऑयल इज नॉट येट रजिस्ट्रेशन, ये अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। अपने को सप्लाई दी हुई, उसने क्या क्या किया है? सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन दिल्ली, दिल्ली में उसने 15 लाख का सप्लाई कर दिया। फिर सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली, 10 लाख का हाई स्पीड डीजल सप्लाई किया। एंड सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, पंजाब में ही बना था और पंजाब में ही सप्लाई किया गया है ना, तो 10 लाख। ओके, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसमें कोई जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। अब आपको बताना है कि प्योर ऑयल जो है वो क्या, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? सबसे पहले आपको क्या बताना है, सेक्शन 22 में क्या लिखा था? पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो प्रोविजन में पहले सेक्शन 22 कोट करके लिखोगे कि उस पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगा। समझ आई बात? और जो टैक्सेबल सप्लाई करता है ना, ये लिखना पड़ेगा। तो वही जो अपने नोट्स में अपन ने पढ़ा था, वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, है ना। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना सर, फॉर अ पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एज अंडर, देखो 10 lakhs फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, जो अपन ने पढ़ा था NM²T। फिर ATM, उसके बाद USP, ATM, उसके बाद आपका USP। समझ गए? इसमें मैंने बताया था 10 लाख और 20 लाख होता है, जहां से वो टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करता है। ठीक है, और इंट्रास्टेट बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 40 lakhs का टर्नओवर होता है। समझ आई बात? ठीक है सर। अभी क्या लिखा है सर? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ पर्सन जो कि एक्सक्लूसिव टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस करता है। तो यहाँ पर उसने सिर्फ प्रोविजन वो एक्सप्लेन कर रहा है कि सेक्शन 22 में क्या लिखा है। फिर यहाँ पर अगर बात की गई थ्रेशोल्ड लिमिट की, तो सारे थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सप्लेन किया गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सप्लेन करने के बाद ये बताया है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो सारे टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट। देखो मैंने ना आपको प्रोविजन बता दिया है, अभी मैं क्वेश्चन में अगर ऐसे बताऊंगी ना, हाँ इसमें टोटल कर लो वैसे, तो आपको दिक्कत जिसमें मेन आती है लिखने में, क्योंकि कई बच्चों को प्रोविजन पता है बट प्रेजेंटेशन ही नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको इतने आराम से पूरा फ्लो के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले प्रोविजन कोड करना है, और प्रोविजन में पहले बताओ कि सेक्शन 22 क्या बोलता है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर है तो टर्नओवर लिमिट्स एक्सप्लेन कर दो, फिर बताओ कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर ये हो गया, बता देना कि ऑन ऑल इंडिया बेसिस और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो ये पूरा हो गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ना बात की गई है हाई स्पीड डीजल वगैरह की, जो अपन ने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पढ़े थे ना वो। ठीक है, जो किसमें इंक्लूड होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई में। तो
तो आप एक बात बताओ, जब अपन एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये हाई स्पीड डीजल की वैल्यू अपन इंक्लूड करेंगे क्या एग्रीगेट टर्नओवर पे? बिल्कुल करेंगे। अभी अपन ने बताया कि टैक्सेबल सप्लाई भी होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी होगा, इसमें हाई स्पीड डीजल इंक्लूड हो जाएगा। समझ आई बात? सो देखो 10 हाई सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली, भले ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो क्या होगा आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा, एंड इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाना पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है। नाउ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्योर ऑयल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज कंप्यूटेड एज अंडर। सप्लाई ऑफ मशीन इन दिल्ली 15 लाख इंक्लूड होगा, सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल 10 लाख और मशीन ऑयल 10 लाख। सो प्योर ऑयल इज मेकिंग exclusive club supply of goods and hence the threshold limit for registration would be what rupees 40 lakhs, but इसका कितना है 35 lakhs। समझ आई बात? तो इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है अप्रैल में। जब उसका रिमेनिंग ईयर में मान लो 35 से 6-7 लाख और बढ़ जाता है, 40 lakhs क्रॉस कर जाता है, तब वो लेगा। फिलहाल तो नहीं लेने वाला अप्रैल मंथ में। समझ आई बात? अब ना यस, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का इस पे दिया हुआ है। What will be your answer if in question number 4 above pure oil supplies, ये जो प्योर ऑयल था वो क्या सप्लाई करता है, हाई स्पीड डीजल अगर सप्लाई करेगा दिल्ली में एज अ एजेंट ऑफ हुम मिक्स्ड ऑयल लिमिटेड, अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई करता है और वो प्रिंसिपल अगर नॉन रजिस्टर्ड है और जो एजेंट सप्लाई करता है वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो इसमें तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आएगी ही नहीं। समझ आई बात? तो देखो एजेंट है, टैक्सेबल सप्लाई अगर करेगा किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले उसका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना भी हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनवॉइस है वो प्योर ऑयल के नाम पर इशू किया गया है, इट इज स्टिल नॉट बी लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो नॉन टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा है और जो प्योर अपना ऑयल है, प्योर ऑयल्स है, वो भी क्या है सर आपका, वो एजेंट है, और जो आपका मिक्स्ड ऑयल प्रिंसिपल है वो खुद नॉन रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जो कंडीशन जो मैंने आपको समझाई, ये जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिसके कारण उसके ऊपर कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं है। आई बात समझ में? ओके सर, आ गई। ओके मैम, आ गई। अब पढ़ते हैं आगे। देखो बाकी जो क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल और इजी है, जिसको मुझे रिविजन वीडियो पे कवर करने की नीड नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7th। एग्जामिन वेदर द सप्लायर इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो अंकित किधर का है, असम का। एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, है ना, और उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना है, 25 lakhs। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर क्या है, 20 लाख से ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है बता देना, सेक्शन 22 क्या होता है बता देना, ठीक है। और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि देयरफॉर हैंस एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होगा और अंकित जो है वो लाइबल रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसका 25 लाख का टर्नओवर है। समझ आई क्या बात? यस। संचित असम एंगेज्ड इन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट टर्नओवर है 30 lakhs का। तो बताओ इसमें क्या होगा, 20 लाख है तो उसका जो है ज़्यादा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, मतलब क्या बोलना चाहिए 30 lakhs है ना उसका, 20 लाख से ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके डन। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, बहुत इजीली आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। नाउ कम टू आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू वाला सेक्शन। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, टिपिकल है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एज पर द CGST एक्ट 2017 विष्णु लिमिटेड जो है वो उसको कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसको मन था कि मेरे को वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है GST में, तो उसने अप्लाई कर दिया 12 फरवरी को 2024। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो डिपार्टमेंट ने ग्रांट किया उसको 24 फरवरी 2024 को। एंड विष्णु लिमिटेड इज नॉट एट ऑल एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। ये कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो इसकी CGST SGST की लाइबिलिटी जो है वो कितनी है, 31,000 ईच। समझ आई बात? तो IGST की कोई लाइबिलिटी रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो सप्लाई ही वो नहीं करता, सिर्फ उसके पास C और S की लाइबिलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब विष्णु लिमिटेड ने जो है ना अपने को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कौन से दिन की, 23 फरवरी की। अभी थोड़ा बुद्धि लगाना, मैं जब आपको बता रही थी सेक्शन नंबर 18 ऑफ ITC वाला, उस पर मैंने क्या बताया था कि जब कोई पर्सन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसको ITC मिलता है ना, बट किसका ITC मिलता है, इनपुट्स का, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ही अप्लाइज फॉर
मतलब व्हेन ही गेट द रजिस्ट्रेशन। समझ आई बात? तो देखो क्या लिखा है, आपको पूरी डिटेल्स दे दी गई है, कैपिटल गुड्स की डिटेल दी गई है विच इज प्रोक्योर्ड ऑन 5th ऑफ February, है ना। इनपुट्स की है, फिर आपकी अलग अलग डेट्स पे जब आपने खरीदे होंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ये सारी चीज़ें। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एलिजिबल ITC एंड नेट मिनिमम GST टू बी पेड इन कैश। अब हर जगह आपका ITC का प्रोविजन आ जाता है, हर जगह आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन आ जाता है। सो देखो, सबसे पहले तो अपने को देखना है कि कौन से गुड्स में अपने को ITC मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि अपने को ITC किस पे मिलता है? इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, ना कि कैपिटल गुड्स, ना कि इनपुट सर्विसेज। समझ आई बात? इनपुट्स में ही मिलता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कौन से इनपुट्स का, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लस ध्यान रखना है कि जो इनवॉइसेस है ना उस इनपुट के, वो 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। विद इन 1 ईयर के इनपुट्स का आपको ITC मिल सकता है। समझ आई बात? ओके, तो इसलिए अपने को रजिस्ट्रेशन मिला कब था? देखो 24th ऑफ February को, है ना। और अपने को डिटेल्स कौन सी डेट की दी गई है? ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट डे। आई बात समझ में? ओके, सो देखो, क्या आपको कैपिटल गुड्स का मिलेगा क्या ITC? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया? CGST, SGST, IGST नील नील नील। ओके, अब इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स स्टॉक हेल्ड वर प्रोक्योर्ड ऑन 13th February 2023। 23rd February 2024, 1 साल पहले कितना होगा? 23rd February 2023, 1 साल से पहले का इनवॉइस है, तो इसका भी ITC अपने को नहीं मिलेगा। बाकी कब मिलेगा क्या? 10 February 2023 मिलेगा, 1 February 2024 और 8 February 2024, इन तीनों का ITC अपने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, 10 February वाला, 1 और 8 February वाला, इनका ITC अपने को मिल चुका है। तो ध्यान रखना कौन सा CGST है और कौन सा SGST है, बताया गया है। इंट्रा है, ये भी इंटर है और ये इंटर है, तो यहाँ पे CS आएगा, यहाँ पे भी CS आएगा और यहाँ पे IGST आएगा। अपने पास निकल गया क्या? एलिजिबल ITC। अब अपने को क्या निकालना है? जो क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम GST पेड कितना आना चाहिए इन कैश। तो आपको पता है यहाँ पर दे दिया है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 31,000 ईच, लिख दिया। अब आपको भी पता है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, आपके पास आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, उसके बाद आपको ITC यूज करना है, तो पहले आपको क्या एग्जॉस्ट करना पड़ेगा? पूरा की पूरा IGST खत्म करना पड़ेगा। IGST कितना? 10,800, तो दोनों को अपन ने हाफ प्रपोर्शन में बांट दिया। उसके बाद जो बचा CGST का ले लिया और SGST का ले लिया, तो नेट GST पेबल 0 आ गया। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो कॉन्सेप्ट देखा कितनी ज़रूरी है क्लियर होना। सिर्फ आप ऐसे ऊपर से पढ़ लोगे, कुछ चीज़ें छोड़ दोगे, फिर आप बोलोगे कि पेपर अच्छा नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। आप अपना 100% देकर जाओ, तो कम टाइम में भी अपन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रामेश्वर इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स इन द स्टेट ऑफ असम। इट मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ही वो सिर्फ करता है। एंड फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन मेड अवेलेबल बाय रामेश्वर इंडस्ट्रीज। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? March 14, 2024। डेट व्हेन टर्नओवर एक्सीडेड, ये मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूँगी। इसमें आपको क्या बताना है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना है कि एप्लीकेशन उसने कब किया, है ना, अप्लाई कब किया, विद इन 30 डेज किया कि नहीं किया। फिर पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशू। टैक्स इनवॉइस पे मैं बताऊंगी कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू किया जा सकता है, कौन से पीरियड के लिए इशू किया जा सकता है। सो कौन से पीरियड के लिए इशू किया जा सकता है? आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा ना, वहां से लेके जब आपको एक्चुअल में ग्रांट हुआ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपको मिला है, तो यहां से यहां तक आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या करना पड़ता है? इशू करना पड़ता है। वो भी कब? आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर टाइमलाइन विद इन विच सच रिवाइज टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड, वही बताया। विद इन 30 डेज मतलब विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डन। Question number 4. In the month of February 2025, Mr. Venkatesh started supply of both goods and services from the states of Rajasthan and Tripura. अब his statistics for the month of February 2025 are as follows. उसने क्या किया है? राजस्थान और त्रिपुरा में सप्लाई किया है। ठीक है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे 11 लाख और यहाँ पर 5 लाख। फिर इंटरस्टेट सेल बाय मिस्टर वेंकटेश एज एन एजेंट उसने कुछ सप्लाई किया है
एजेंट ऑफ गणेश एंटरप्राइजेस एक नॉन टैक्सेबल पर्सन है ऑफ राजस्थान, इंट्रास्टेट किया है, नॉन टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में कुछ सेल किया है राजस्थान में 1 लाख का, ठीक है। फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स का इंट्रा स्टेट सप्लाई किया 2 लाख का, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार अपन। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान जो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई था उसमें क्या इंक्लूड था, कमीशन विच इज रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी वर्थ ₹50,000, उसको इंश्योरेंस कमीशन मिला 50,000 का। त्रिपुरा में क्या हुआ, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया जिसमें क्या इंक्लूड था, इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसमें टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज में पे होने वाला था। तो उसने क्या किया था सर, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड इनवर्ड सप्लाई किया था। फिर फॉर सेल बाय मिस्टर वेंकटेश इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट फॉर गणेश एंटरप्राइजेस, जिसका इनवॉइस जो है वो वेंकटेश के नाम पर इशू हुआ था। आपको क्या निकालना है, सर, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर वेंकटेश फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। एंड फिर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या मिस्टर वेंकटेश लाइबल है क्या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो बताना है। ऑल्सो डिस्कस वेदर योर आंसर टू दी सेकेंड वन अबव विल चेंज और नॉट इफ इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। सेकेंड वाला अपन पहले बाद में पढ़ते, पहले फर्स्ट तो कर ले। तो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर वेंकटेश, जो भी उसकी इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज थी, देखो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज थी राजस्थान और त्रिपुरा में 11 और 5 लाख की, ठीक है। सो जो 11 और 5 लाख की सप्लाईज थी, कैसा, 11 लाख राजस्थान का था, और अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा में उसने 5 लाख का इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया हुआ है ना। और यहाँ पर देखो त्रिपुरा में क्या किया हुआ है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड दिस 1 लाख, जिसमें आपको पता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ट सप्लाई का पार्ट जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है, राइट। तो देखो इनवर्ट सप्लाई नहीं किया जाता तो उसको माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें बता दिया गया कि इंक्लूड है उस पर। समझ आई क्या बात? यस मैम, समझ आ गई बात, ठीक है। उसके बाद अब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ बाय मिस्टर वेंकटेश एज एन एजेंट ऑफ गणेश एंटरप्राइजेस इन राजस्थान। तो एज एन एजेंट अगर वो सप्लाई करता है तो किसके टर्नओवर का पार्ट बनता है, ये तो आपको भी पता है, प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर, तो 1 लाख राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, आपको पता है जब एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट करते हो तो सारी सप्लाईज इंक्लूड की जाती है, तो एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल सब इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस 18 लैक्स का, ठीक है। अभी क्या इसको क्या बोलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। सो देखो, सबसे पहली बात तो 18 लाख है, ठीक है। और ये जो है ना कहाँ से सप्लाई कर रहा है, राजस्थान त्रिपुरा वगैरह से सप्लाई कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ओहो त्रिपुरा अपना NM2T वाला त्रिपुरा, तो यहाँ से अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हो ना तो जो पूरी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो रिड्यूस हो जाती है 10 लाख तक। ये होते हैं क्वेश्चंस। द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन इन द गिवन केस विल बी रिड्यूस टू 10 लाख। क्यों? क्योंकि ये त्रिपुरा एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट से क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। ही इज लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST इन राजस्थान एंड त्रिपुरा। करना है उसको, रजिस्ट्रेशन लेना है। और एक और चीज ध्यान रखना, एक तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, ही इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन त्रिपुरा। उसको त्रिपुरा में क्या करना है सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब RCM में टैक्स पे करना है। समझ आई बात? यस सर, समझ आ गई बात। देखो इनवर्ट सप्लाई, ये रहा, इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स इनवर्ट सप्लाई। उसने इनवर्ट सप्लाई किया था, तो RCM में आपको भी पता है कि रेसिपिएंट को क्या करना पड़ता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब अपन सेकेंड वाला पढ़ते हैं। ऑल्सो डिस्कस वेदर योर आंसर टू above will change or not if in the state of Tripura Mr. Venkatesh is engaged only in intrastate supply of exempt goods and other information will remain same। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स करेगा, तो क्या उसमें कुछ चेंज होगा क्या? सो देखो आप क्या बताओगे इसमें, अगर वो सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है त्रिपुरा से तो
उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख तक रिड्यूस नहीं होगा। 10 लाख तक कब रिड्यूस होता है? जब वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख। तो कितना रहेगा उसका थ्रेशोल्ड लिमिट? वापस से 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज नॉट लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। लेकिन आप ध्यान रखना कि उसने क्या किया है, आरसीएम में उसको टैक्स पे करना, इनवर्ट सप्लाई किया है, उस हिसाब से उसको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन त्रिपुरा। समझ आई बात? यस। सो दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू रिवाइज बिफोर योर एग्जाम्स। ओके, अभी जैसे ना बहुत, इसके बाद जो एकदम इजी है वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। मैं आपको पहला इजी वाला से थोड़ा टिपिकल वाला बता रही हूँ। हुकुमचंद ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फुटवेयर। अच्छा, इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई फुटवेयर मतलब गुड्स में इंक्लूड है, मतलब वो गुड्स सप्लाई करने में एंगेज्ड है। हिज टर्नओवर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश शोरूम इज 32 lakhs और अनदर शोरूम इज इन नागालैंड जिसका 11 लाख का टर्नओवर था। तो आपको बताना पड़ेगा यही कि क्या उसका जो थ्रेशोल्ड है वो 40 lakhs का है, एज इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर आप देखोगे तो नागालैंड में भी उसका सप्लाई हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, तो पूरा थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस हो जाएगा 10 लाख तक का, और उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में ही, एज ही इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम बोथ ऑफ द स्टेट्स। गॉट इट? यस मैम, गॉट इट। फिर आ जाओ आप, examine whether the liability to register compulsorily under section 24 of the CGST Act arises in each of the independent cases mentioned below. सुनैना सप्लायर है महाराष्ट्र की, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हर ओन लैंड विद इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो आउटसाइड महाराष्ट्र। आपको मैंने बताया था ना सेक्शन 23 में क्या लिखा था। सेक्शन 23 में ये लिखा था कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस ऑफ आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ही इज नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। तो उसको नहीं लेना है, भले उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाए, भले ही वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर ले, नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरिस्ट है क्योंकि। फिर आता है सेकंड, फेनल इज वर्किंग एज एन एजेंट एज ए सप्लाइंग। तो बार बार वही चीजें मतलब कंसेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है। एजेंट ने अगर किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में कुछ टैक्सेबल गुड सप्लाई किया तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। समझ आई बात? ओके, डन। मजा आया और आपको आई होप पूरे कंसेप्ट समझ आए होंगे। क्वेश्चंस के बाद बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, है ना? सो मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन पे, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। आप लोग बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं, है ना? एक बार खुद से रिवाइज कर लेना। एंड इफ़ यू वांट दिस अमेजिंग नोट्स, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से पूरे जीएसटी के जो नोट्स है अगर आप लोग देखोगे तो पूरी सिंप्लीफाइड, ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें शॉर्ट में लिखी और बहुत चीज़ें मैंने फैला दी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर पे मैंने नोट्स बनाए। इफ़ यू वांट दिस नोट्स तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। आप लोग फॉर्म भर देना गूगल फॉर्म, मैं आप लोगों को ये जो बुक्स है वो क्या करवा सकती हूँ, डिलीवर करवा सकती हूँ, ठीक है? एंड अलॉन्ग विथ ऑल्सो द क्वेश्चन बैंक। सो यस, हेल्पफुल रहा तो डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना कैसा लगा। उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।